सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सकुशल और सुरक्षित होंगे और पूरे ध्यान से अपना पाठ साना साना हाथ जोड़े पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हिंदी की कक्षा में बेटा देखिए, हमें इस पाठ की अगली श्रृंखला पढ़ते हैं। मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया पाठ साना साना हाथ जोड़े, जिसमें लेखिका ने अपने अनुभव के आधार पर सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से सिक्किम में जहाँ पे जो खूबसूरती होती है वो बहुत दर्शनीय है, देखने योग्य है, लेकिन वहाँ की खूबसूरती के पीछे वहाँ के लोगों जनजीवन का जो संघर्ष है वो भी छुपा हुआ है। अब देखिए बेटा, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग उस मेहनत से इतने ज़्यादा मेहनत नहीं करते, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना फिर उतरना, ये पहाड़ी लोग जो होते हैं हमसे ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं। तो इसी बात का एहसास लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से हमें करवाया है। आपने देखा कि लेखिका को महसूस हुआ जब उसने प्रेयर व्हील के बारे में जितेन नागरे जो लेखिका का गाइड होता है, उसका ड्राइवर भी होता है, वो उसे गंगटोक के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताता। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जिसको हम गंगटोक भी कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। तो लेखिका को जितेन जब हिमालय की तरफ सिक्किम की प्राकृतिक नज़ारों का सैर कराने के लिए ले जाता है, तो रास्ते में एक जगह लेखिका को कुछ सफ़ेद पताकाएं तो कुछ रंगीन पताकाएं, छोटे छोटे झंडे दिखते हैं। वो जितेन से पूछती है कि ये क्या है, तो जितेन एक गाइड की हैसियत से उसे बताता है कि ये जो श्वेत पताकाएं हैं ये किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी की मृत्यु के पश्चात लगाई जाती हैं। इनकी संख्या 108 होती है और जब ये शहर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर लगाई जाती है और इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता। तो रंगीन पताकाओं के विषय में जितेन ने जानकारी दी कि जब भी किसी धार्मिक उत्सव या जब भी किसी घर में किसी पर्व की या किसी शुभ मुहूर्त होता है, जब घर में कोई शुभ कार्य होता है, तब बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग रंगीन पताकाएं फहराते हैं। अब एक जगह लेखिका को दिखा कि भाई एक कुटिया में एक चक्र था, तो जितेन ने से उसने पूछा, अब हम किसी नई चीज़ के बारे में जानेंगे तो ऑब्वियसली हम भी पूछेंगे कि ये क्या है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, जितने भी वहाँ पे सैलानी थे। तो जितेन बताता है कि ये प्रेयर व्हील है। प्रेयर व्हील यानी कि इसको घुमाने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बेटे, इस पाठ के आधार पर आपसे अभ्यास के प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपको हल करना है कि लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों लगी। अब लेखिका क्या सोचती है कि भाई भारतीय हम कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने विश्वास को, भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है या किसी भी धार्मिक चीज़ के प्रति जो हमारा अटूट विश्वास होता है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो देखिए, जैसे हमारे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की क्या धारणा है कि भाई गंगा नदी में नहाने से सारे पाप दूर हो जाते, गंगा मैया हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। तो उसी प्रकार वहाँ पहाड़ सिक्किम में रहने वाले लोगों की मान्यता है कि प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते। तो ये लेखिका को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज भी हम अपनी प्राचीन सोच और रूढ़िवादिता को छोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को खुशी भी प्रदान करती है। ठीक है, तो आइए अपने पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने देखकर बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह
पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अब लेखिका ने हिमालय को पल पल परिवर्तित क्यों कहा है, ये प्रश्न हम यहाँ पे बना सकते हैं। लेखिका ने हिमालय को पल पल परिवर्तित इसलिए कहा है क्योंकि जितनी बार भी गहनता से लेखिका ने हिमालय को देखा, उतनी ही बार उसका परिवर्तित रूप उसे नजर आया। कहीं पर घाटियाँ थी तो कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ थे, कहीं पर पहाड़ियाँ वीरान थी तो कहीं पर पहाड़ियों पर हरियाली छाई हुई थी, कहीं पर फूल खिले हुए थे तो कहीं पर बिल्कुल वीरान और निर्जन इलाका था। ठीक है, इसलिए उसने पल पल परिवर्तित कहा है। मतलब जितनी ऊंची लेखिका चढ़ती चली गई, उतनी ही छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप से परिवर्तित होकर हिमालय अपने विशालकाय रूप में आने लगा। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। अब ये जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है बेटा कि जो पहाड़ होते हैं ना, वो उनको काट के ही वहाँ पे सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए रास्ते वहाँ पर पहाड़ों को ही बिल्कुल राउंड गोल गोल होते हैं, क्योंकि वे पहाड़ों को काट काट कर बनाए जाते हैं, इसलिए कोई सीधी या सरल सपाट सड़क नहीं होती। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि हम अब सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं आसमान को छूटे पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकांठा पर था। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत और इतनी खूबसूरती नदी में पहली बार मैंने देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि मैं चिड़िया के पंखों की तरह बिल्कुल हल्की थी। इसका अर्थ ये है कि मतलब इतनी सुंदरता को देखकर मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। मैं इतनी सुंदरता को अपने अंदर समाहित कर तो रही थी, लेकिन मैं हैरान थी, क्या प्रकृति इतनी सुंदर भी हो सकती है? कहीं पर खिले हुए फूल, कहीं पर हरी हरी घाटियाँ, खूबसूरती इतनी कि मुझे जो बस अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तो बेटे लेखिका यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इतनी खूबसूरती को वो संभाल नहीं पा रही थी, उसके हृदय में सम्मोहन जाग रहा था। क्या वास्तव में प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती है? ठीक है, अब देखिए आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी भी मैं नीचे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। अब देखिए, तो ये भीतर तक भीग गई, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मतलब इतनी सुंदरता को लेखिका ने सिर्फ अपनी आंखों में ही नहीं, अपनी आत्मा से भी अनुभव किया। वो वास्तव में अपने मन से इस खूबसूरती की प्रशंसक बन गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना
उन अद्भुत अनूठे क्षणों में भी मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था, इस कदर कि प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। जितेन मुझे ठेलने लगा, इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ ये है कि जितेन एक गाइड था और उसे लेखिका को केवल एक स्थान नहीं दिखाना था बेटे, आगे के स्थानों की भी सैर करानी थी। ठेलने लगा कि आगे धकेलने का प्रयास करने लगा, आगे जाने को कहने लगा। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों को आत्मा और सुख देने वाले। पल पल परिवर्तित हिमालय, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर की उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी जादुई ने छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनोखे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वह पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ, वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वही कहीं लिखा था, थिक ग्रीन। अब देखिए बेटा, आज जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें क्या बताया गया है? उसमें ये बताया गया है कि लेखिका को ना हिमालय की सुंदरता इतनी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी कि वो चाहकर भी उससे नज़र नहीं हटा पा रही थी। तो आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हमने 3 प्रश्न यहाँ पे हल किए हैं। वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। पहला जो प्रश्न हमने किया है वो कि लेखिका ने हिमालय को पल पल परिवर्तित हिमालय क्यों कहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में उत्तर देना है कि हिमालय के किस किस रूप के लेखिका ने दर्शन किए। और दूसरा कि लेखिका अंदर तक भीग गई। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय बताइए, अंदर तक भीग जाना। साना साना हाथ जोड़े इस पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। और जो तीसरा प्रश्न है कि लेखिका को किस दृश्य को देखकर यह अनुभव हुआ कि भारतीय लोग अंधविश्वासी और आस्तिक होते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को कौन सा दृश्य देखकर यह अनुभव हुआ कि भारतीय आज भी आस्तिक और अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास ही कह सकते हैं हम। और जो बेटे चौथा है वो प्रश्न इसमें से हम बनाएंगे, क्योंकि पाठ के बीच में से प्रश्न पे पूछे जाते हैं ना कि विशालकाय हिमालय, लेखिका ने अपने यात्रा वृत्तांत में हिमालय तक पहुंचने के किन रास्तों का वर्णन किया है। लेखिका ने हिमालय पर्वत पर पहुंचने में अपने जो अनुभव बताए हैं उन अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। हिमालय के विशालकाय बनने तक के लेखिका के सफ़र को अपने शब्दों में क्रमबद्ध कीजिए। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आज की कक्षा में आपने इस पाठ के हर एक पंक्ति को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। बाकी हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।